आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में बहुत-बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड कक्षा 6 विषय होगा यहाँ पर हमारा ज्योग्राफी भूगोल का। और इसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट अध्याय 1 जो कि है सौरमंडल में पृथ्वी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको कई नई जुड़ी हुई जो पृथ्वी से संबंधित जानकारियाँ होंगी, ये मिलेंगी और आप देख पाएँगे किस प्रकार के प्रश्न पृथ्वी से संबंधित कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ये भी आपको हाइलाइट क्वेश्चन टॉपिक इसमें मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं और समझते हैं सौरमंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए सूर्यास्त के बाद यदि हम आकाश को देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। मतलब कि ये सूर्यास्त के बाद मतलब रात्रि की बात यहाँ पर हो रही है, सायंकाल की बात हो रही है। और जैसे जैसे हम शाम को देखने लगते हैं आसमान में तो हमें एक दो बिंदु चमकते हुए दिखते हैं। तो ये कब की बात है? एक दो कब दिखेंगे? जब सूर्य ढलने के बाद में। पर धीरे-धीरे इनकी संख्या जो होती है वो क्या होती है? बढ़ती जाती है, क्योंकि आकाश में जैसे-जैसे रात्रि होती जाएगी वैसे-वैसे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और फिर इनकी संख्या इतनी हो सकती है कि हम इनकी गिनती भी नहीं कर सकते, इनकी गणना भी नहीं कर सकते हैं। तो संपूर्ण आकाश में जो छोटी-छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है और जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। तो आपने देखा होगा रात्रि में जब आकाश में हम देखते हैं तो कुछ तारे हमें ज़्यादा चमकदार दिखाई देते हैं, कुछ थोड़े धुंधले दिखते हैं, है ना? ऐसा हमें यहाँ पर प्रतीत होता है। और मानो कि आकाश जो है वो हीरे से जड़ा हुआ है। तो बहुत ही सुंदर लगता है इस प्रकार से आसमान को देखना। और इनमें से कुछ टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट जो है वो अन्य से अलग है। अब ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो कुछ तारों को हम देखते हैं तो कुछ तो हमें बिल्कुल चंद्रमा जैसा हमें दिखता है, चमकता हुआ वैसे दिखाई देंगे, और कुछ चमक चमक के साथ में दिखाई देते हैं। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं इसमें। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे, है ना? और यह अलग-अलग समय पर अलग-अलग आकार और स्थितियों में दिखाई हमें पड़ता है। अब आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति से आपको प्रश्न मिलेगा। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। तो 1 माह में हम पूरे चंद्रमा को मतलब उसका पूर्ण आकार जो होता है वो सिर्फ 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। और हम कौन-सी रात्रि को उसका आकार जो होता है वो हम पूरा देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है उसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं, है ना? तो पूर्णिमा की जो रात्रि होती है उस रात्रि में चंद्रमा हमें पूरा दिखाई देता है, यानी कि पूर्ण रूप से गोल दिखाई देता है। आगे हम बात करते हैं 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, क्योंकि इसका आकार धीरे-धीरे घटने लगेगा। और जब ये पूर्णिमा के बाद से अपना आकार प्रतिदिन इसका आकार घटता रहता है और एक स्थिति ऐसी आती है, एक रात्रि ऐसी आती है कि जो 15 दिन के बाद इसे बिल्कुल नहीं देख पाते। यह नए चंद्रमा की रात्रि होती है, क्योंकि वहाँ से फिर नए चंद्रमा का आकार जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब हम चंद्रमा को नहीं देखते तो वो रात्रि होती है अमावस्या की काली रात, है ना? तो अमावस्या की काली रात से मतलब है यहाँ पर कि अमावस्या की रात्रि को चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देता। और ऐसी रात में यदि हम अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? अब देखिए, ये जो रात्रि में जो चमकने वाले पिंड होते हैं ये दिन में भी चमकते हैं, है ना? पर हम दिन में इनको नहीं देख पाते हैं। उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है, अत्यधिक प्रकाश, तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये चमकते तो दिन में भी है, परंतु हम सूर्य के प्रकाश जो कि काफी तेज होता है उसके कारण इन्हें नहीं देख पाते हैं, है ना? चलिए
आगे हम बात करते हैं, यहाँ से हमें एक छोटा सा प्रश्न मिलेगा, खगोलीय पिंड किन्हें कहते हैं। तो आप देख सकते हैं खगोलीय पिंड किन्हें कहेंगे। तो खगोलीय पिंड जो होते हैं इनमें सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो रात्रि में आसमान में चमकती है उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो देखिए, जैसे मान ली जाए कि पृथ्वी है या दूसरे ग्रह हैं, तो ग्रह तो नहीं चमकते हैं, है ना, ये रात्रि में नहीं चमकते हैं, तो क्या उन्हें हम खगोलीय पिंड मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो उन्हें भी हम खगोलीय पिंड मानेंगे। ये हमें इसमें ध्यान रखना है कि चाहे वो पिंड चमकता हो या ना चमकता हो, पर वो खगोलीय पिंड रहेगा, क्योंकि उसकी स्थिति कहाँ पर है? तो वो सभी ब्रह्मांड के अंदर ही स्थित हैं, आकाश के अंदर ही स्थित हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं तथा गर्म होते हैं, और ये गैसों के बने होते हैं, और इनके पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिससे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित भी करते हैं, और ऐसे खगोलीय पिंड को हम कहते हैं तारा। अब देखिए, तारा किसे कहेंगे? तो जिनका अपना खुद का प्रकाश होगा, अपनी खुद की ऊष्मा होगी, ऐसे खगोलीय पिंड को हम कहेंगे तारा। और इसमें सूर्य भी जो है वो एक तारा है। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है कि क्या सूर्य एक तारा है? तो बिल्कुल एक तारा उसको हम कहते हैं, क्योंकि तारे खुद की ऊष्मा और खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य भी उन्हीं में से एक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। रात के समय चमकते अनगिनत तारे के समान ही सूर्य भी ही है, और लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण से हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, है ना, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए, यदि हम बात करते हैं कि रात के चमकते हुए अनगिनत तारे भी सूर्य के समान ही हैं, तो वो छोटे दिखते हैं, सूर्य हमें बड़ा दिखता है। सूर्य का प्रकाश या ऊष्मा हमें ज़्यादा महसूस होती है, तारों की कम होती है। तो उसका रीज़न हो गया कि तारे जो हैं वो हमसे ज़्यादा दूरी पर है, सूर्य हमारे कुछ करीब है, निकट है। तो आपने ये ध्यान अवश्य दिया होगा कि कुछ दूरी पर जब हम वस्तुओं को देखते हैं तो वो छोटी दिखाई पड़ती है, मतलब कुछ दूरी से हम जब देखेंगे तो निश्चित वो छोटी दिखती है। जैसे कि हम किसी हवाई जहाज को देखते हैं जो आकाश में उड़ रहा होता है और वो हमें बहुत छोटा दिखता है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसी के अंदर। रात्रि में आसमान की ओर देखते हुए आप तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं, और इन्हें हम कहते हैं नक्षत्र मंडल। अब आपको नक्षत्र मंडल किसे कहा जाता है? तो जो तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां, ये सभी नक्षत्र मंडल होती हैं। और इसी नक्षत्र मंडल में से हमें एक मंडल मिलता है, अर्सा मेजर या बिग बियर, जो कि इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। और इसे हम नक्षत्र मंडल को बहुत आसानी से पहचान में आने वाला ये नक्षत्र मंडल होता है, बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि सप्तऋषि। अब सप्तऋषि एक प्रकार का यहाँ पर नक्षत्र मंडल ही है, या तारा मंडल भी हम कह सकते हैं, नक्षत्र मंडल के बजाय तारा मंडल भी इन्हें कह दिया जाता है। अब देखिए, तारा मंडल या नक्षत्र मंडल जो होते हैं, तो क्या स्थिति होती है इसमें, जिसे हम बात कर रहे हैं सप्तऋषि की। तो सप्तऋषि मतलब कि 7 ऋषि संत, है ना। तो ये सप्तऋषि जो तारा मंडल या नक्षत्र मंडल होता है, ये 7 तारों का समूह होता है, और जो कि अपने नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का यहाँ पर भाग होता है। अब देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक तारा मंडल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो इस प्रकार के क्रम में बना हुआ है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर तारे आपको कितने मिलेंगे? तो इसमें भी आपको 7 तारे मिलेंगे। ये सप्तऋषि तारामंडल है। अब यहाँ पर इस तारामंडल की स्थिति से हमें देखने से क्या मालूम पड़ता है? तो आगे आप थोड़ा सा पढ़ें और समझें, उसके बाद मैं आपको चित्र के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, अपने परिवार या पड़ोस में किसी व्यक्ति से कहिए कि वो आपको तारामंडल या उनको दिखाएं, तो आप खुद भी देख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आप आसानी से पहचान पाएंगे। पर रात्रि उसके लिए साफ होना चाहिए। धुंधला या
बादल नहीं होना चाहिए। जो बरसात के बादल होते हैं वो आकाश में नहीं होना चाहिए, आकाश साफ होना चाहिए, तो हम आसानी से ठंड के दिनों में से देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे इसमें, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण किस प्रकार से करते थे। और उत्तरी तारा, अब यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी बात मिलेगी, जैसे हम तारों की स्थिति से रात्रि में भी दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिल रहा है कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है और इसे ध्रुव तारा कहते हैं। तो ध्रुव तारा को हम उत्तर तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये उत्तर दिशा का बोध हमें कराता है, उत्तर दिशा की स्थिति को हमें बताता है। और कहा जाता है कि आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर ये स्थित रहता है और हम सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। कैसे जानेंगे, चलिए अब आप चित्र को देखिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सप्तऋषि तारामंडल है और तारामंडल का जो नीचे के दो तारे हैं यहाँ पर, इनके सीधे में आप एक ऐसी काल्पनिक रेखा खींचते हुए अपने आंखों के सीध में इधर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चमकीला सा तारा दिखाई देगा उत्तर दिशा की ओर, और यही तारा जो होता है ये ध्रुव तारा होता है। और ये कौन सी दिशा में होता है, स्थित उत्तर दिशा में होता है। तो इस प्रकार से हम तारामंडल की स्थिति से ध्रुव तारे को पहचान सकते हैं, ध्रुव तारे से हम उत्तर दिशा का अनुमान लगा सकते हैं रात्रि में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सप्तऋषि तारामंडल के संकेतक तारों में को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे बढ़ाया जाता है, तो ये ध्रुव तारे की स्थिति की ओर इंगित करता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे खगोलीय पिंडों की जिनके पास अपना खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, तो वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ऐसे पिंड को हम कहते हैं ग्रह। अब देखिए, ये जो ग्रह हैं ये भी खगोलीय पिंड हैं, ये बात आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, परंतु इनका खुद का अपना प्रकाश नहीं होता, खुद की ऊष्मा नहीं होती है, इसलिए ये दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और ये ग्रह कहलाते हैं, है ना। ग्रह शब्द जो है जिसे अंग्रेजी में हम प्लेनेट कहते हैं, और प्लेनेटाई जो ग्रीक भाषा का शब्द है, प्लेनेटाई और प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। तो ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले होते हैं, इसी के लिए यहाँ पर इनको शब्द अंग्रेजी में जो था प्लेनेट, ये दिया गया, क्योंकि इसका अर्थ ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होगा, चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये ग्रह है और अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, और जो सूर्य के प्रकाश से सबसे नजदीक का तारा है, और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, परंतु हमें देखना कहाँ से होगा, चंद्रमा से। जिस प्रकार से चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखता है ना, ऐसा हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी सूर्य के प्रकाश से ऐसी चमकती हुई दिखाई देगी। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये हमारे लिए एक सौरमंडल को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं, आसमान में दिखने वाले चंद्रमा जो होता है वो भी एक उपग्रह है और ये हमारी पृथ्वी का सहचर है। अब सहचर का मतलब है जो हमारी पृथ्वी के साथ साथ अपने अक्ष पर घूमता है और इसके खुद के चारों ओर भी चक्कर, पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, और उनमें से कुछ के अपने चंद्रमा भी हैं। तो जिस प्रकार से हमारा चंद्रमा है हमारी पृथ्वी का उपग्रह, उसी प्रकार से दूसरे जो ग्रह हैं उनके खुद के भी चंद्रमा हैं, और वो चंद्रमा उनके चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, चलिए यहाँ पर आपको कुछ अच्छी सी बात मिलेगी कि आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था, और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है, और सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिख सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं सौरमंडल। तो सौरमंडल अभी हमने यहाँ पर देखा सूर्य का परिवार, यानी कि जो सूर्य और उसमें 8 ग्रह उपग्रह
और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो हमारे सामने प्रश्न रखा जा सकता है कि जैसे कि सौरमंडल के भाग कौन-कौन है या सौरमंडल में कौन-कौन मौजूद होते हैं। तो उसमें ग्रह भी आ जाएंगे, उपग्रह भी आ जाएंगे, खगोलीय पिंड, सभी प्रकार के क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, सभी मिलकर ही सौर परिवार का निर्माण करते हैं। और सौर परिवार जिसका मुखिया सूर्य है। चलिए आगे हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है ना, बीच में भी हमने चित्र भी देखा था, वहां पर बीच में स्थित है और बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है और इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। तो सूर्य का एक अपना बल है, खिंचाव बल, जिसके कारण ये सभी ग्रह ग्रह पिंड जो होते हैं वो सभी अपनी कक्षा की स्थिति में बंधे हुए होते हैं। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते। अब देखिए सूर्य की सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन फिर भी हमें इतनी अधिक तेज ऊष्मा महसूस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये नजदीक का तारा तो है ही हमारे पृथ्वी के, परंतु उसके बावजूद भी ये हमसे काफी अधिक दूरी पर है। और इसकी जो दूरी होती है ये कई बार पूछी जाती है कि सूर्य की पृथ्वी से बीच की दूरी कितनी है, तो ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। चलिए आगे हम बात करते हैं ग्रह की। और हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे अब 8 ग्रह हैं। और सूर्य से दूरी के अनुसार उनके जो क्रम बताए हैं, उनके क्रम कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे बुध, ये सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह है। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र की, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल और फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो ये सूर्य से दूरी के अनुसार ही है। अब इनमें से पूछा जा सकता है कि सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है, तो बुध है ना। सबसे दूरी वाला कौन सा है, तो ये नेपच्यून है। हमारी पृथ्वी का क्रम कौन सा है, तो पृथ्वी तीसरे नंबर पर है। क्रम की यदि हम बात करते हैं तो उसमें तीसरा हमारा पृथ्वी का क्रम है। चलिए आगे हम बात करते हैं सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों को के नाम याद रखने का आसान तरीका। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। यहाँ पर जैसे है मरकरी, माई से बन जाएगा, इसमें जो भी लेटर्स आपको रेड कलर में दिख रहे हैं ये सभी उनके अंग्रेजी नाम के संकेत हैं। जैसे यहाँ पर एम जो होगा ये मरकरी को दर्शाएगा, ये वीनस को दर्शाएगा, वी ये अर्थ को, ये मार्स को, जुपिटर, सटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस होगा, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, इस सेंटेंस से आप 8 ग्रहों को उनकी दूरी के अनुसार याद रख सकते हैं। चलिए आगे थोड़ी सी बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ पर हमें मिलेगी। जैसे कि जियोग्राफी शब्द एक अंग्रेजी शब्द है और ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है और जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण, क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। और जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना। तो यहाँ पर पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का वर्णन जो है वो लिखना। और इसी प्रकार से कुछ और शब्द भी बन जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं जियो, जियो मतलब हो जाएगा पृथ्वी और लॉजी मतलब अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन जिसे हम कहते हैं जियोलॉजी। इसी प्रकार से जियोमेट्री है ना, मैट्री मतलब होता है मापन और जियो मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी का मापन जियोमेट्री कहलाएगा। इसी प्रकार से भी हम बात करते हैं जियोइड्स। ऑइड्स का मतलब होगा आकार के अनुरूप, उसी के आकार के समान, तो जियोइड्स है ना, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो इस प्रकार से कुछ और शब्द थे तो इन्हें भी मैंने हाईलाइट कर लिया था ताकि हमें ये भी देखने को मिले। आगे हम बात करते हैं सौरमंडल के 8 ग्रह जो होते हैं ये एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार फैले होते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। तो इनके जो रास्ते होंगे ये कक्षा कहलाते हैं और ये कैसे होंगे, दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। और इसी में हम बात करते हैं बुध जो है ये सूर्य के सबसे नजदीक का है और अपनी कक्षा के में सूर्य के चारों ओर
चक्कर लगाने में इसको केवल 88 दिन लगते हैं और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। अब देखिए इन दोनों से ही क्वेश्चन जो है ये हमें मिलते हैं। किस प्रकार के मिलते हैं कि एक तो बुध के बारे में तो अधिकतर पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध। कितने दिन में परिक्रमा पूर्ण कर लेता है? 88 दिन में। और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह वो कौन है? शुक्र। अब इससे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह क्यों माना गया? क्योंकि लगभग इसका जो आकार आकृति है वो पृथ्वी के समान ही है, इसी कारण से इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया। आगे हम बात करते हैं, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाए कि बौने ग्रह कैसे कहते हैं, तो हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हमने बौने ग्रह के बारे में पढ़ा ही नहीं। तो जो हमारा प्लूटो है और अन्य खगोलीय पिंड जो हैं जो अभी अभी खोजे गए हैं उन्हें कुछ बौने ग्रह का नाम इसमें दिया है ना, जिसे ये सीरस बताया है। आगे हम बात करते हैं कि आप जानते हैं खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को हम कहते हैं खगोल शास्त्री। और आर्यभट्ट जो थे ये प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। तो आपको अपने भारत के प्राचीन प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के बारे में जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने ये यहाँ पर हाईलाइट किया। उनका नाम था आर्यभट्ट। चलिए आगे हम बात करते हैं पृथ्वी की सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है और आकार में पांचवा ग्रह है। ध्यान रखिएगा, दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है और आकार में ये पांचवा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और ये ध्रुव के पास थोड़ी चपटी होती है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। तो पृथ्वी के जो ध्रुव हैं वो चपटे हैं, इसी कारण से इसके आकार को भू आब कहा जाता है और भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान। आगे हम बात करते हैं जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है और पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है और यहाँ पर जीवन के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियां हैं जैसे वायु, जल, जीवन, सभी ऑक्सीजन, ये सब कुछ मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कहा गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, पृथ्वी जो है एक अद्भुत ग्रह है क्योंकि इस पर जीवन संभव है। और जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो इसका रंग कुछ हमें नीला दिखाई देता है और उसकी वजह होती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो है पानी से ढकी हुई है, इसीलिए हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं चंद्रमा की। चलिए यहाँ पर भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो ये आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, कब थे, तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग। आगे हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा हमारे पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, एक ही चंद्रमा है और इसका व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यानी कि हमारी पृथ्वी का व्यास हम 100 मान लें तो चंद्रमा का जो व्यास होगा वो 25 होगा, है ना। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, हमें दिखता तो बहुत बड़ा है। तो ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रहों से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। तो चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होने के कारण से आकार हमें कैसा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा। और चंद्रमा की जो दूरी है वो हमारे पृथ्वी से कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर इसकी दूरी है। तो दूरी को आप ध्यान रखिएगा। और अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं खगोल उपग्रह के बारे में। हम जान चुके हैं कि ऐसे खगोलीय पिंड होंगे जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे हम बात करते हैं मानव निर्मित भी कुछ उपग्रह होते हैं, जैसे ये प्राकृतिक उपग्रह हैं, उसी प्रकार से कृत्रिम उपग्रह भी होते हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं।
और इन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। और ऐसे ही कुछ उपग्रह जो हैं, कृत्रिम उपग्रह, उनके नाम आपको ध्यान रख सकते हैं। इनसैट, IRS और एडिशेड इत्यादि जो है, ये कुछ ऐसे भारतीय उपग्रह हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। चंद्रमा जो होता है वो पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। ये आपको ध्यान रखना है, कितने दिनों में पूरा कर लेता है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर? 27 दिनों में। और लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा कर लेता है। और इसी के कारण से परिणाम स्वरूप हमें पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। मतलब चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई देने का कारण है कि पृथ्वी की, जिस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसी प्रकार से चंद्रमा भी अपने अक्ष पर घूमता है। और ये पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। और पूर्णिमा के दिन आप चंद्रमा पर इनकी छाया देखी जा सकती है, देख सकते हैं, है ना। जब पूर्ण रूप से चांद आपको दिखाई देगा, चंद्रमा दिखाई देगा, आकार पूर्ण हो, तो आप देख सकते हैं उसमें कुछ छाया धब्बे हमें दिखाई देते हैं। आगे हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन्हें पिंडों को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। और ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब ये आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि क्षुद्र ग्रह कौन कौन से ग्रहों के बीच होते हैं। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में ये क्षुद्र ग्रह होते हैं और ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत वर्षों पहले विस्फोट के कारण टूट करके अलग हो गए थे। आगे हम बात करेंगे सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े, ये उल्का पिंड भी कहते हैं। और ये कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। और इसी प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर के जल जाते हैं और फलस्वरूप हमें एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है। तो कभी कभी ये धरातल पर कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे भी बन जाते हैं। चलिए, तो ये थे उल्का पिंड। ये भी उसी क्षुद्र ग्रहों की भांति कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली हुई सफेद चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? और ये लाखों तारों का समूह है और ये पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। तो जिस प्रकार से हम ये देख सकते हैं यहाँ पर चित्र में एक सफेद फैली चौड़ी पट्टी के रूप में, तो इस पट्टी को कहा गया है मिल्की वे, है ना। इसे मिल्की वे या आकाशगंगा इसे कहा गया है। और हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है ना। और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी। इसी कारण से नाम पड़ा था आकाश गंगा। आकाश गंगा नाम की वजह आप समझ गए। प्राचीन काल में इसे आकाश में बहती हुई नदी से इसकी कल्पना की गई थी, गंगा से कल्पना की गई थी, और जिसे आकाश गंगा कहा था। आकाशगंगा करोड़ों तारे, बादल और गैसों की एक प्रणाली है। यानी कि आकाशगंगा में करोड़ों तारे, बादल और गैस मौजूद है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। अब हमने देखा कि आकाशगंगा मिल्की वे जो जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, ऐसी लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ब्रह्मांड कितना विशाल होगा इसकी कल्पना कर पाना बहुत ही कठिन होगा। तो वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाने में, एकत्रित करने में जुटे हुए हैं और इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम ब्रह्मांड का हिस्सा है ना। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र से थोड़ी सी हमारी तुलना करके दिखाइए।
जैसे कि आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। जैसे ये पृथ्वी पर हैं हम और पृथ्वी सौर मंडल का भाग है, सौर मंडल आकाशगंगा का भाग है और ऐसी लाखों आकाशगंगाएं ब्रह्मांड में है, तो आपकी स्थिति क्या होगी, है ना? आपकी स्थिति फिर यहाँ पर क्या होगी? तो इस क्षेत्र में आपका स्थान कहाँ है, ये हमसे पूछा है। तो यहाँ पर आज का हमारा जो भूगोल का चैप्टर था पहला, ये समाप्त होता है और आगे हम देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न, जिनसे भी आपको कुछ नए प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे इस अध्याय से संबंधित। तो अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे साथ इस बटन बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और मिलते हैं जल्दी ही एक और नई किसी वीडियो के साथ।